हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड 2.0 पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अनिल मोहन का नॉवेल सबसे बड़ा हमला का चौथा भाग। देवराज चौहान के मस्तिष्क को तीव्र झटका लगा। ये हमें मनगढ़ंत कहानियां सुना रहा है, जैदी ने कड़वे स्वर में कहा। मैं सच कह रहा। चुप। जैदी गुर्रा उठा। देवराज चौहान के मस्तिष्क में सोचे तीव्र गति से दौड़ रही थी। मोना चौधरी के साथ कौन था? महाजन। महाजन कहता था मैं उसे। देवराज चौहान के होठों से गहरी सांस निकली। मोना चौधरी यहाँ पाकिस्तान में महाजन के साथ? वो दोनों मुंबई हमलों की वजह से किसी के कहने पर अली को मारने आए। यह जबरदस्त इत्तेफाक था कि वो भी इस वक्त पाकिस्तान में। वो इस वक्त अली के खिलाफ दिल्ली हमलों की वजह से है। देवराज चौहान ने वारिस की कमर से रिवॉल्वर हटा ली, जेब में रख ली। ये देखकर वारिस ने चैन की सांस ली। यह हमें झूठ बता रहा है, इसे बोलो ये सच कहे, वरना हम इसे गोली मार देंगे। जैदी क्या उठा। वारिस ने गर्दन घुमाकर जैदी को देखा। क्या देखता है, खा जाएगा मुझे? जैदी गुर्राया। वारिस पुनः सामने देखने लगा। अब मोना चौधरी कहाँ है? देवराज चौहान ने पूछा। मैं नहीं जानता। क्या मतलब? तुम क्यों इसकी बातों में फंस रहे हो? ये झूठ बता रहा है हमें। ये हमारा पीछा करके अली को हमारे बारे में खबर। ये सच कह रहा है जैदी, देवराज चौहान ने गंभीर स्वर में कहा। क्या सच कह रहा है? जैदी अचकचाया। मोना चौधरी और महाजन के बारे में। मैं जानता हूँ दोनों को, खासतौर से मोना चौधरी को। मोना चौधरी को जानते हो? वो क्या तुम्हारी पत्नी है? जैदी ने अजीब से स्वर में पूछा। नहीं। दोस्त है? नहीं। पड़ोसी है? गली मोहल्ले में रहती होगी? नहीं। रिश्तेदार भी नहीं है? नहीं। और तुम उसे जानते हो? हाँ। क्या वो दिमाग तुम्हारे ही विभाग में काम करती है? नहीं। फिर उसे कैसे जानते हो? और वो अली को मारने के लिए पाकिस्तान में क्यों मौजूद है? जैदी उलझन से कह उठा। देवराज चौहान कुछ पल खामोश रहा, फिर वारिस से बोला। मोना चौधरी अब कहाँ है? लेकिन मोना चौधरी है कौन? जैदी कह उठा। तुम जरा खामोश रहो जैदी, मुझे इससे बात कर लेने दो, देवराज चौहान ने कहा। जैदी ने फिर कुछ न कहा। बोलो। देवराज चौहान ने वारिस को देखा। मैंने मोना चौधरी और महाजन को शेर खान के घर पर छोड़ा था परसों। परसों? हाँ। फिर क्या हुआ? मैं बाहर इंतजार करता रहा, बाहर मतलब गली के मोड़ पर, लेकिन मैंने उन्हें बाहर आते नहीं देखा। शाम तक, रात तक इंतजार करता रहा, परंतु वो बाहर नहीं निकले। उसके बाद मुझे उन दोनों की कोई खबर नहीं। शेर खान कौन है? शेर खान अली के संगठन को ड्रग्स सप्लाई करता है, वारिस ने कहा। मोना चौधरी शेर खान तक कैसे पहुंची? मर्दान शहर के वसीम खान के द्वारा। मोना चौधरी किसी का नाम लेकर वसीम खान के पास गई थी कि वो उसकी सहायता करे। वसीम खान ने जब जाना कि मोना चौधरी को अली की ज़रूरत है, तो उसने मोना चौधरी को और महाजन को यहाँ मियाँवली के शेर खान के पास भेज दिया, क्योंकि शेर खान अली के संगठन को ड्रग्स सप्लाई करता है। मियाँवली पहुंचकर मोना चौधरी ने शेर खान को फ़ोन किया, तो शेर खान ने उसे एक बंगले का पता देकर वहाँ पहुँचने को कहा। मोना चौधरी वहाँ गई, परंतु उसे बाहर आते नहीं देखा। तुम्हारा क्या ख्याल है कि मोना चौधरी के साथ कुछ बुरा हुआ, या वो वहीं बंगले पर है? देवराज चौहान ने पूछा। वो और महाजन इतनी देर बंगले में नहीं रह सकते, हर स्थिति में वो बाहर आते ही, वारिस गंभीर स्वर में बोला। तुम कहना चाहते हो कि वो किसी मुसीबत में है? वो मुसीबत में ही है, वो दोनों, वारिस ने पक्के स्वर में कहा। इस विश्वास की वजह, अली के खिलाफ जो जाएगा वो मुसीबत में पड़ेगा ही। शेर खान कभी भी अली के खिलाफ उसकी सहायता नहीं करेगा। यह अवश्य हो सकता है कि शेर खान ने उन दोनों को अली के हाथों में फंसवा दिया हो। वारिस ने गहरी सांस ली। तुम मोना चौधरी और महाजन को लेकर चिंता में लगते हो। वो दोनों अच्छे लोग थे, मैं उनका बुरा नहीं चाहता। जैदी खामोशी से उनकी बातें सुन रहा था। शेर खान के जिस बंगले पर मोना चौधरी और महाजन गए थे वहाँ चलो, देवराज चौहान बोला। क्या करोगे वहाँ जाकर? वारिस की आंखें सिकुड़ी। तुम चलो। वारिस ने कार स्टार्ट की और आगे बढ़ा दी। देवराज चौहान, जैदी उखड़े सर में कह उठा। ये तुम क्या कर रहे हो? ज़रूरी है उन दोनों के बारे में। तुम शायद भूल गए कि यहाँ क्या करने आए हो। जैदी परेशान हो उठा। मैं अपने काम नहीं भूलता। मोना चौधरी का मामला तुम्हारा काम नहीं है, ये मेरा ही काम है। क्या मतलब? कुछ देर मेरे साथ रहो और देखो कि। मैं तुमसे ये कह रहा हूँ कि मोना चौधरी के मामले में हमें क्या लेना देना? वो अली को मारना चाहती है, ये तुम्हारा काम नहीं है। ठीक कहा, अली को मारना मेरा काम नहीं। तुम इस मामले में दखल देकर अपना वक्त खराब कर रहे। अगर इस काम से मोना चौधरी मेरे साथ हो जाए तो मेरा काम बहुत आसानी से पूरा हो जाएगा। अब तुम ये नहीं कह सकोगे कि मैं अकेला हूँ इस काम में। देवराज चौहान ने मुस्कुराकर शांत स्वर में कहा। कमाल है, भला वो औरत इस मामले में तुम्हारे किस काम आ सकती है? देवराज चौहान ने सिगरेट सुलगाई। वारिस ने गर्दन घुमाकर क्षण भर के लिए जैदी को देखा। तू क्या देखता है, सामने देख। वारिस ने अपना ध्यान ड्राइविंग पर लगा दिया। मोना चौधरी आखिर है कौन? हिंदुस्तान की इश्तिहारी मुजरिम है, देवराज चौहान ने कहा। इश्तिहारी मुजरिम? जैदी की आंखें सुकड़ी। तो तुम्हारा उससे क्या वास्ता? तुम सरकारी विभाग से हो,
तुम्हारी उसकी कैसे पड़ सकती है? वो क्यों तुम्हारी बात मानेगी? वो अली को मारने हिंदुस्तान से आई है तो इस काम में मेरा साथ ज़रूर देगी, देवराज चौहान ने कहा। तुम्हारी बात मेरी समझ में नहीं आ रही। तुम तो सब कुछ एकदम समझने की कोशिश मत करो। याकूब के टच में रहो, उसे फ़ोन करो कि जो काम हमने कहा है वो जल्दी पूरा करे। इस गली में बाईं तरफ 5वां बंगला शेर खान का है। गेट पर स्टूल रखे एक गनमैन बैठा है, वारिस ने कहा। उस गली के किनारे पर कार रोक दी थी। वो गंभीर नजर आ रहा था। तुम हमारा इंतज़ार करोगे? देवराज चौहान ने कहा। करूँगा, परंतु मेरे बारे में किसी को कुछ बताना नहीं। मैं इस मामले में फंसकर अपनी जान नहीं गंवाना चाहता। निश्चिंत रहो, देवराज चौहान ने कहा और रिवॉल्वर निकालकर दूसरी जेब से साइलेंसर निकालकर उस पर चढ़ाने लगा। तुम ये किस काम में दखल दे रहे? जैदी ने कहना चाहा। हमारे पास वक्त कम है, ये तो तुम जानते हो जैदी, देवराज चौहान बोला। क्या तुम तैयार हो मेरा साथ देने को? मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आखिर तुम ये कर क्यों रहे हो। वहाँ जाकर मोना चौधरी का हाल देखना है। अगर वो वहाँ मेहमान बनी बैठी है तो हम वापस आ जाएंगे, नहीं तो उसे वहाँ से निकालेंगे। इस तरह में मोना चौधरी और महाजन दो साथी मिल जाएंगे इस काम में। क्या हमें उनकी ज़रूरत पड़ेगी? जो काम मैं करना चाहता हूँ उसमें ज़्यादा साथी हों तो बेहतर ही रहेगा, देवराज चौहान ने कहा। मैं एक बार मोना चौधरी से मिल लेना ठीक समझता हूँ। क्यों? क्योंकि दिल्ली में आतंकवादी हमला हुआ पड़ा है और उसे रोकने के लिए मैं पाकिस्तान पहुंचकर कोशिश करने में लगा हूँ। मोना चौधरी का साथ इस काम में मिल जाए तो हैरत है कि तुम सरकारी आदमी होकर एक अपराधी के साथ की तमन्ना कर रहे हो। देवराज चौहान ने दरवाज़ा खोला और साइलेंसर लगी रिवॉल्वर जेब में रखकर बाहर निकला। जैदी ने भी अपनी रिवॉल्वर चेक की और जेब में रखकर बाहर आ गया। मेरे रिवॉल्वर पर मेरे रिवॉल्वर पर मेरे रिवॉल्वर पर साइलेंसर नहीं लगा, जैदी बोला। कोई बात नहीं, देवराज चौहान ने कहा, फिर नीचे झुककर वारिस को देखा। तो तुम वापसी पर हमें यहीं मिलोगे? हाँ, अगर तुम लोगों की वापसी हो सकी तो, वारिस ने गंभीर स्वर में कहा। देवराज चौहान मुस्कुराया, सिर हिलाया, फिर जैदी के साथ में गली में बढ़ गया। मैं सोच नहीं पा रहा कि इस काम में मुझे तुम्हारा साथ देना चाहिए कि नहीं, जैदी ने कहा। क्यों? क्योंकि तुम लीग से हटकर काम करने जा रहे हो। हमें मैं अपने लक्ष्य के भीतर रहकर ही काम कर रहा हूँ। मोना चौधरी तुम्हारे लक्ष्य के भीतर आती है क्या? जैदी उखड़ गया। वो अचानक ही मेरे लक्ष्य के भीतर आ गई है, जब से मैंने उसके बारे में सुना। दोनों आगे बढ़ते जा रहे थे। उन्हें कुछ आगे बंगले के बाहर बैठा गनमैन दिखने लगा था। जैदी, देवराज चौहान बोला, तुम गनमैन को संभालोगे और गेट के भीतर ले आओगे उसे। बाकी सब कुछ मैं संभाल लूँगा। तुम अकेले? हाँ, भीतर ज़्यादा लोग भी हो सकते हैं, तुम मर सकते हो। ऐसा हो तो तुम निकल जाना यहाँ से। जैदी ने गहरी सांस ली। तुम खुद को खतरे में डाल रहे हो। मोना चौधरी का हमारे मामले से मतलब नहीं। ये काम मेरा है और मैं जानता हूँ कि मोना चौधरी का मतलब मेरे काम से है। दोनों बंगले के गेट के बाहर स्टूल पर बैठे गनमैन के पास पहुंचे। गनमैन ने उन्हें देखा, सुस्त सा बैठा रहा वो। शेर खान है भीतर? देवराज चौहान ने पूछा। हाँ, तुम लोग कौन हो? भीतर वालों ने मुझे खबर नहीं दी कि कोई आएगा, वो बोला। जैदी ने रिवॉल्वर निकाली और उसके कंधे पर इस तरह लगा दी कि गली में आता जाता कोई देख ना सके। गनमैन की सुस्ती गायब हो गई। उसने तेजी से अपनी गन को कंधे से उतारना चाहा। मरना चाहते हो? जैदी गुर्राया। वो ठिठक गया, दोनों को देखने लगा। कितने लोग हैं बंगले में? जैदी ने पूछा। 5 लोग हैं, उसके होंठों से निकला। कौन कौन? मालिक, 2 गनमैन और 2 नौकर। उसने परेशान सर में कहा। तुम लोग कौन हो? परसों एक औरत और एक मर्द आए थे, देवराज चौहान बोला। वो भीतर नहीं है क्या? नहीं। देवराज चौहान और जैदी की नज़रें मिली। वो भीतर नहीं तो स्पष्ट है कि दोनों खतरे में, क्योंकि वारिस ने उन्हें बाहर निकलते नहीं देखा, देवराज चौहान बोला। मेरी मानो तो इस मामले को यहीं छोड़कर वापस चलो, जैदी ने शब्दों को चबाकर कहा। देवराज चौहान ने रिवॉल्वर निकाली और गेट को खोलकर भीतर प्रवेश कर गया। जैदी उससे रिवॉल्वर लगाए बोला, उठ, भीतर चल। तुम लोग कौन हो? उठ, जैदी गुर्राया। वो हड़बड़ा कर स्टूल से उठ गया। अपनी गन मुझे दे और भीतर चल। उसने गन निकालकर जैदी को दी। जैदी उसे रिवॉल्वर के साये में गेट से भीतर ले गया। भीतर उसे देवराज चौहान कहीं ना दिखा। देवराज चौहान ने गेट से भीतर प्रवेश करके सतर्क निगाह हर तरफ मारी, परंतु उस वक्त उसे कोई भी नहीं दिखा। वहाँ रिवॉल्वर थामे देवराज चौहान तेजी से सामने दिखाई दे रहे बंगले के दरवाजे की तरफ बढ़ता चला गया। तब दरवाज़ा खुला था। भीतर प्रवेश करके देवराज चौहान ठिठका। सामने से एक गनमैन आता दिखा। उसे देखकर गनमैन ठिठक गया। देवराज चौहान ने गनमैन के चेहरे पर हैरानी आती देखी। फिर उसने फुर्ती से कंधे पर लटकी गन उतारनी चाहिए, परंतु देवराज चौहान के रिवॉल्वर से निकलने वाली गोली जितनी तेजी न दिखा सका। पिट्ट की आवाज़ के साथ रिवॉल्वर से गोली निकली और उसकी टांग पर जा लगी। उसके होंठों से हल्की सी चीख निकली और वह नीचे जा गिरा। तब तक गन अपने कंधे से उतार कर हाथ में ले चुका था, लेकिन उसे इस्तेमाल न कर सका। देवराज चौहान रिवॉल्वर थामे उसके सिर पर आ पहुंचा था और गन को उसके हाथ से छीनकर एक तरफ रखते गुर्रा कर कहा, मुंह से आवाज़ निकाली तो गोली मार दूंगा। कौन हो तुम? वो एक हाथ से घायल टांग दबाए कराह कर कह उठा। शेर खान कहाँ है? देवराज चौहान ने रिवॉल्वर की गर्म नाल उसके गले पर रख दी। उसने होंठ भींच लिए।
बोल वरना। तभी उसने वो हरकत कर दी जिसके बारे में देवराज चौहान ने सोचा ही नहीं था। उसने देवराज चौहान की रिवॉल्वर वाली कलाई पकड़कर एक तरफ की और उस पर झपट पड़ा। देवराज चौहान खुद को संभाल न सका और नीचे लुढ़क गया। दोनों गुत्थम गुत्था हो गए। वो रिवॉल्वर वाली कलाई किसी भी हालत में छोड़ने को तैयार नहीं था। दूसरे हाथ से वो देवराज चौहान का गला दबाने की चेष्टा में लगा था। देवराज चौहान ने अपने ऊपर झुके उसके चेहरे पर एक के बाद एक 2 घूंसे लगाए, फिर पेट में घूंसा मारा और सिर की जोरदार टक्कर उसके चेहरे पर मारी, जो कि उसकी नाक पर जा लगी। वो बिलबिला उठा। पकड़ ढीली हुई। देवराज चौहान ने उसे टांगों के दम पर अपने ऊपर से उछाल दिया। वो पास ही फर्श पर जा गिरा। रिवॉल्वर वाली कलाई आज़ाद हो गई थी। देवराज चौहान ने फुर्ती से करवट ली और रिवॉल्वर उसकी कनपटी से सटा दी। दोनों की नज़रें मिली। देवराज चौहान ने दांत भींचकर ट्रिगर दबा दिया। पिट्टी की मध्यम सी आवाज़ हुई और गोली इसके सिर में प्रवेश कर दूसरी तरफ से बाहर निकल गई। आंखें फटी रह गई थी उसकी। पलक झपकने का भी मौका ना मिला था उसे। वो मर गया था। देवराज चौहान तेजी से उठ खड़ा हुआ कि ठिठक गया। सामने ही एक नौकर ये सब देख रहा था। वो हक्का बक्का खड़ा था, खुला मुंह, खौफ भरी आंखें। वो डरा हुआ था। देवराज चौहान तेजी से उसके पास जा पहुंचा। नौकर डर के मारे थरथराने लगा। डरो मत। देवराज चौहान ने उसकी हालत पर गौर किया। जवाब में उसके होंठ हिलकर रह गए। वो इसलिए मरा कि मेरा मुकाबला कर रहा था, देवराज चौहान बोला। शेर खान किधर है? नौकर ने पहली मंजिल की तरफ इशारा किया। मुझे वहाँ ले चलो। देवराज चौहान ने नौकर की बाँह पकड़कर सामने की तरफ ढकेला। नौकर कांपती टांगों से सीढ़ियों की तरफ बढ़ा। दूसरा गनमैन कहाँ है? देवराज चौहान ने पूछा। बाहर, पीछे, नौकर ने सूखे स्वर में कहा। कितने लोग हैं यहाँ? चलते हुए देवराज चौहान ने धीमे स्वर में पूछा। एक नौकर और है। वो अभी भी डर से काँप रहा था। सीढ़ियाँ चढ़कर वो पहली मंजिल पर जा पहुंचे। सामने ही गैलरी थी। नौकर यंत्र चलित सा गैलरी की तरफ बढ़ गया। देवराज चौहान साइलेंसर लगी रिवॉल्वर थामे सावधानी से आसपास नजर रखता बढ़ रहा था उसके साथ। गैलरी में दोनों तरफ कमरों के बंद दरवाजे नजर आ रहे थे। नौकर एक दरवाजे के सामने पहुंचकर ठिठका। सूखे होठों पर जीभ फेरकर देवराज चौहान को देखा। भीतर चलो, देवराज चौहान ने कठोर स्वर में कहा। नौकर ने दरवाज़ा खोला और भीतर गया। देवराज चौहान उसके पीछे था, बेहद सावधान, बेहद सतर्क। सामने ही शेर खान कुर्सी पर बैठा मोबाइल से किसी से बात कर रहा था। उसकी पीठ थी इस तरफ। किसी के आने की आहट पाकर कुर्सी पर बैठे ही बैठे गर्दन घुमाकर उसने पीछे देखा तो देखता ही रह गया। 2 पलों तक तो उसकी समझ में नहीं आया कि वो क्या देख रहा है और जो देख रहा है क्या वही समझ रहा है वो। उसी पल देवराज चौहान ने नौकर के सिर पर रिवॉल्वर का दस्ता मारा। नौकर के होठों से कराह निकली, घुटने मुड़ते चले गए उसके। नीचे गिरते ही वो बेहोश हो गया। शेर खान चौंक कर कुर्सी से उठा और पलट कर उसने देवराज चौहान को देखा। मोबाइल जेब में रख लिया था उसने। दोनों की नजरें मिली। शेर खान के माथे पर बल आने लगे थे अब। कौन हो तुम? शेर खान होठ पीछे कह उठा। तुम्हारा एक गनमैन बाहर है। देवराज चौहान रिवॉल्वर उसकी तरफ करके कठोर स्वर में बोला। उसे बुलाओ यहाँ। तुम कौन? जो मैंने कहा है वो करो, वरना गोली तुम्हारे दिल पर लगेगी। मेरा निशाना देखना चाहते हो? देवराज चौहान गुर्राया। शेर खान के चेहरे पर उलझन के भाव स्पष्ट नजर आ रहे थे। वो बोला, 2 गनमैन है बाहर। किसे बुलाऊं? अब एक ही बचा है। देवराज चौहान ने खतरनाक स्वर में कहा। उसे बुलाओ। शेर खान ने देवराज चौहान को घूरा, फिर कमरे की खिड़की पर पहुंचकर बाहर देखा। कोई चालाकी मत करना, देवराज चौहान ने चेतावनी भरे स्वर में कहा। शेर खान ऊंची आवाज़ में दोनों गनमैनों के नाम लेकर पुकारने लगा। तभी एक तरफ से गनमैन आधा नीचे आता दिखा। ऊपर आओ, शेर खान ने कहा और पलट कर देवराज चौहान को देखा। देवराज चौहान दरवाजे के पास पहुंचा और रिवॉल्वर को नाल की तरफ से पकड़कर ओट में खड़ा हो गया। शेर खान होठ भींचे देवराज चौहान को देखता रहा, फिर क्या उठा। कौन हो तुम? अब जुबान खोली तो तुम्हें शूट कर दूंगा। देवराज चौहान ने उसे खा जाने वाली नजरों से देखा। शेर खान होठ पीछे खड़ा रहा। तभी देवराज चौहान को कदमों की आहटें सुनाई दी जो कि पास आ रही थी। देवराज चौहान सतर्क हो गया। आहटें अब स्पष्ट हो गई थीं, बेहद पास आ चुकी थी। तभी एक गनमैन ने भीतर प्रवेश किया और बेहोश नौकर को देखते ही कह उठा। इसे क्या हो गया जनाब? ये उसी पल पीछे से एक के बाद एक 2 बार रिवॉल्वर के दस्ते के 2 वार उसके सिर पर हुए। वो कराह उठा। उसका शरीर कांपता स्पष्ट दिखा। फिर वो नीचे गिरा, बेहोश हो गया था वो। देवराज चौहान ने दरवाज़ा बंद कर दिया। शेर खान को देखा। अभी तक शेर खान के होठ भिजे हुए थे, नज़रें उस पर थी। तुम्हारे पास रिवॉल्वर ज़रूर होगा, उसकी तरफ बढ़ता देवराज चौहान बोला। टेबल की दराज में, शेर खान ने कठोर स्वर में कहा। कोई शरारत मत करना, ऐसे ही रहो। करीब पहुंचकर देवराज चौहान बोला, मेरे से रहम की उम्मीद मत करना। इसके साथ ही देवराज चौहान ने उसके कपड़े की तलाशी ली। सच में उसके पास रिवॉल्वर नहीं थी। कुर्सी पर बैठ जाओ, देवराज चौहान ने कहा। वो कुर्सी पर बैठते क्या उठा। कौन हो तुम? देवराज चौहान। हिंदुस्तानी हो?
हाँ, अब तुम कोई सवाल नहीं करोगे। मैं जो पूछूं उसका जवाब दो। इस तरह मुझ तक पहुंच जाना हिम्मत का काम है? शेर खान ने तीखे स्वर में कहा। हिम्मत में काम करना मेरे लिए मामूली बात है। देवराज चांद भी कड़वे स्वर में कह उठा। गेट पर जो गनमैन था उसका क्या किया? जिंदा है, मेरे साथी के कब्जे में है। मैंने तुम्हारा कभी नाम नहीं सुना, देखा नहीं। मेरा तुम्हारा वास्ता कभी पहले नहीं पड़ा तो फिर हम जैसे लोगों का वास्ता कभी भी कहीं भी पड़ जाता है। देवराज चांद से 4 कदमों की दूरी पर रिवॉल्वर थामे सतर्क खड़ा था। अब मैं पूछूंगा और तुम जवाब दोगे। परसों यहाँ पर मोना चौधरी और महाजन आए थे। शेर खान बुरी तरह चौंका। देवराज चौहान के चेहरे पर कड़वी मुस्कान उभर आई। तो याद आ गई तुम्हें उनकी? तुम्हारा मोना चौधरी से क्या वास्ता? शेर खान के होठों से निकला। मैंने तुमसे कहा था कि तुम कोई सवाल नहीं पूछोगे। देवराज चौहान कठोर स्वर में कह उठा। शेर खान की आंखें सिकुड़ गईं। मैं जब भी तुमसे नाराज हुआ उसी वक्त तुम्हें गोली मार दूंगा, देवराज चौहान ने पूर्वज स्वर में कहा। शेर खान सख्त अंदाज में उसे देखता रहा। मोना चौधरी और उसका एक साथी महाजन परसों यहाँ आए थे? देवराज चौहान उसे घूरता कह उठा। दांत भिज गए शेर खान के। देवराज चौहान के चेहरे पर दरिंदगी के भाव उभरे। ट्रिगर पर उंगली कस गई। गोली मत चलाना, शेर खान कह उठा। जवाब दो। हाँ, परसों वो यहाँ थे। शेर खान ने ना चाहते हुए भी कह दिया। मेरा आदमी बाहर उनके वापस आने का इंतज़ार कर रहा था, परंतु वो दोनों बाहर नहीं निकले। वो चले गए थे। मेरे आदमी ने उन्हें जाते नहीं देखा, देवराज चौहान ने कठोर स्वर में कहा। वो वैन में गए थे। अली उन्हें वैन में बैठाकर ले गया था। अली? देवराज चौहान की आंखें सिकुड़ी। शेर खान ने गहरी सांस ली। ये तुम्हारा बंगला है? शेर खान ने सहमति से सिर हिलाया। परसों अली यहाँ था। हाँ, क्यों? जबकि मोना चौधरी तो उसे ख़त्म कर देने की फिराक में थी। शेर खान होड़ पीछे था। तुम मुझे गोली चलाने पर मजबूर कर रहे हो, देवराज चौहान ने कठोर स्वर में कहा। शेर खान ने पहलू बदला। मोना चौधरी यहाँ क्यों थी और अली यहाँ क्यों आया? फिर क्या हुआ? सारी बात, सब कुछ मुझे बताओ। मोना चौधरी वसीम खान के कहने पर तुम्हारे पास आई थी। फिर अली यहाँ कैसे मौजूद था? क्या तुमने बुलाया अली को? हाँ, क्यों? मोना चौधरी अली को ख़त्म करना चाहती थी और मैं अली को ड्रग सप्लाई करता हूँ। मैं अली के खिलाफ मोना चौधरी का साथ नहीं दे सकता था, परंतु मोना चौधरी के खिलाफ अली का साथ दे सकता था। मैंने ऐसा ही किया। तो तुमने मोना चौधरी को अली के हाथों पर फंसवा दिया? हाँ। अली ने मोना चौधरी का क्या किया? मैं नहीं जानता, शेर खान ने बेचैनी से कहा। देवराज चौहान आगे बढ़ा और रिवॉल्वर की नाल उसके माथे पर रखकर कहा। इस रिवॉल्वर से मैं तुम्हें डरा नहीं रहा। सर में दरिंदगी थी। मैं तेरा सिर उड़ा सकता हूँ, ये याद रखना। शेर खान ने कुछ नहीं कहा। मुझे इस बात की जानकारी चाहिए कि अली ने मोना चौधरी का क्या किया। अगर वो जिंदा है तो कहाँ है? मैं सच में नहीं जानता। कि नहीं जानते तो मुझे पता करके बताओ। ये तुम जानो कि कैसे पता करोगे? इस बारे में पता नहीं कर सकता। क्यों? तुम्हारे इरादे मुझे ठीक नहीं लगते। मैं पता करूँगा तो अगर वो कहीं कैद में हुई तो तुम वहाँ अवश्य कुछ करोगे। तो बात मुझ पर आ जाएगी कि मैंने ये खबर तुम तक पहुँचाई। तब अली मुझे नहीं छोड़ेगा। मेरी बात ना मानी तो मैं भी तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तुमसे तो मैं एक बार की बच सकता हूँ, पर अली से नहीं बच सकता। शेर खान ने गंभीर स्वर में कहा। मैं अली से दुश्मनी मोल लेना नहीं चाहता। तुम्हारे लिए मैं मोना चौधरी का पता नहीं करूँगा। पक्का? बिल्कुल पक्का, शेर खान दृढ़ स्वर में बोला। बेशक तुम मुझे गोली क्यों ना मार दो। देवराज चौहान के होठों के बीच मौत भरी मुस्कान नाच उठी। अली का फ़ोन नंबर बताने में तो कोई एतराज़ नहीं। मोबाइल नंबर है अली का? कहकर शेर खान ने अली का मोबाइल नंबर बताया। देवराज चौहान ने मन ही मन अली का फ़ोन नंबर याद किया, फिर सर्द लहजे में कह उठा। जान बचाने का आखिरी मौका दे रहा हूँ। मुझे मोना चौधरी के बारे में पता करके बताओ। नहीं, कभी नहीं। तभी पिट्ट की मध्यम सी आवाज़ उभरी। शेर खान के सिर को तीव्र झटका लगा। फिर गर्दन एक तरफ लुढ़क गई। उसकी आंखें बंद हो चुकी थी। माथे पर एक सुराख दिखाई देने लगा था, जो अपने भीतर से खून उगलने लगा था। देवराज चौहान आगे बढ़ा और दरवाजे के पास पहुंचकर उसे खोला और बाहर झाँका। दाएं बाएं देखा, गैलरी खाली थी। देवराज चौहान बाहर निकला और आगे बढ़ गया। जिस रास्ते से आया था उसी रास्ते से बाहर निकला। जब गेट की तरफ बढ़ रहा था तो उसे जैदी दिखा, जो बाहर वाले गनमैन को गेट के पास नीचे बिठाए खुद रिवॉल्वर थामे खड़ा था। मुझे तो आशा नहीं थी कि तुम सलामत बाहर आ जाओगे, जैदी क्या उठा। देवराज चौहान ने उसे अपने पीछे आने का इशारा किया। जैदी देवराज चौहान के पीछे बाहर आया और दोनों गली के मोड़ की तरफ बढ़ गए। क्या हुआ भीतर? परसों मोना चौधरी और महाजन यहाँ आए थे। तब शेर खान ने अली को यहाँ बुला रखा था। मोना चौधरी धोखे में अली के हाथों में पहुँच गई। अली मोना चौधरी और महाजन को वैन में डालकर यहाँ से ले गया था। ये तो गड़बड़ हो गई। अली ने अब तक मोना चौधरी को ना मारा हो तो हमें मोना चौधरी तक पहुँचना होगा जैदी। उसने मोना चौधरी और महाजन को मारा तो नहीं होगा। ये कैसे कह सकते हो? मारना होता तो यहीं गोली मार देता, साथ ना ले गया होता। तो फिर कैसे पता करे कि अली दोनों को कहाँ ले गया? देवराज चौहान बोला। मियाँ वली के मामले याकूब देखता है, मैं उससे बात करता हूँ।
मोबाइल निकालते क्या उठा जैदी, लेकिन तुम फालतू काम कर रहे हो और अपने लक्ष्य से भटक रहे हो। तुम सिर्फ मेरी बात मानो, जो कहा है वो पूरा करने की कोशिश करो। वे कार यानी टैक्सी के पास आ पहुंचे थे। दोनों भीतर बैठे। वारिस ने कार आगे बढ़ाते कहा, क्या रहा? जैदी याकूब का नंबर मिलाने लगा था। तुम्हारा कहना ठीक था कि मोना चौधरी और महाजन शेर खान के उस बंगले पर गए, परंतु शेर खान ने उन्हें धोखा दिया। वहां पर उसने अली को भी बुलवा रखा था। मोना चौधरी और महाजन अली के हाथों में पड़ गए। दोनों को वो वैन में यहाँ से ले गया था। ओह, वारिस ने बेचैनी से सिर हिलाया। हम कोशिश करेंगे कि मोना चौधरी को आज़ाद करा सके, अगर वो सलामत रही तो। ऐसा कर सकोगे तुम? कोशिश तो होगी, देवराज चौहान ने गंभीर स्वर में कहा। मोना चौधरी के साथ तुम्हारा क्या रिश्ता है? कुछ भी नहीं। तो तुम उसके लिए ये सब क्यों कर रहे हो? उसके लिए नहीं, मैं अपने लिए कर रहा हूँ। क्या मतलब? मैं जो काम करने हो उसमें मोना चौधरी का साथ मिल जाए तो मुझे बहुत आसानी हो जाएगी। याकूब का नंबर लगा और जैदी की बात हो गई। पता लगाया कुछ? जैदी ने पूछा। जादू का डंडा तो है नहीं मेरे पास कि घुमाऊंगा और पता चल जाएंगी बातें। तेरे को शाम को बात करने को कहा था। ठीक है, एक नई बात है वो बता। बोल। परसों अली ने एक औरत और आदमी को कहीं रखा है या उन्हें मार दिया था। बंदी रखा है। उसी पल याकूब की आवाज़ आई। तेरे को कैसे पता? तुम्हारे और देवराज चौहान की मौजूदगी में मैंने किसी को फ़ोन किया था तो उसने बताया कि परसों अली आया था और एक औरत मर्द को कहीं पर बंदी रखकर चला गया। यूं ही उसने बात की थी। हमें पता चाहिए उस जगह का जहाँ उस औरत मर्द को रखा गया है। उन दोनों से तुम्हारा क्या वास्ता? देवराज चौहान का वास्ता है। तू बता कि उन्हें कहाँ रखा है। फ़ोन हाथ में रख, अभी फ़ोन करता हूँ। उसी आदमी से बात करता हूँ, वो बताएगा। इसके साथ ही उधर से याकूब ने फ़ोन काट दिया था। जैदी ने फ़ोन कान से हटाया और देवराज चौहान से बोला, याकूब पता कर रहा है। देवराज चौहान ने सिर हिलाया। मैं फिर कहता हूँ कि तुम ये सब करके अपने काम से हट रहे हो। मैं जिस काम के लिए आया हूँ वही कर रहा हूँ। तुम्हें अली के भेजे उन लड़कों के परिवार के बारे में पता लगाना लगाना चाहिए। मोना चौधरी मेरे हाथ में आ गई तो काम तेज़ी से होगा। क्या पता वो तुम्हारा साथ ना दे, उसकी अपनी मजबूरी हो। जैदी बोला। वो जुदा बात है। तब तो वक्त खराब होगा ना। कुछ मत कहो, जो मैं करना चाहता हूँ वो कर लेने दो। जैदी गहरी सांस लेकर बाहर देखने लगा। तुमने शेर खान पर कैसे काबू पाया? वारिस ने एकाएक पूछा। वो मर चुका है, देवराज चौहान ने कहा। ओह, मार दिया उसे? ड्रग्स का काम करने वालों की मैं परवाह नहीं करता कि वो जिंदा रहें, रहते हैं या मरते। तभी जैदी का फ़ोन बजा। हेलो। जैदी ने बात की। पता चल गया उन दोनों का कि उन्हें कहाँ रखा है। उधर से याकूब ने कहा और उस ठिकाने का पता बताया जहाँ मोना चौधरी और महाजन को अली ने रखा था। लेकिन तुम लोग अब करना क्या चाहते हो? देवराज चौहान से बात कर, उससे पूछ, कहकर जैदी ने देवराज चौहान की तरफ फ़ोन बढ़ाकर कहा। याकूब ने बता दिया है कि वो किस ठिकाने पर है, आगे की बात उससे कर लो। देवराज चौहान ने फ़ोन लेकर बात की। कहो, अब तुम क्या करना चाहते हो? आदमी औरत को कहाँ रखा है ये तो मैंने बता दिया है। उन दोनों को वहाँ से निकालना है। मेरे ख्याल में ये काम नहीं हो सकेगा। क्यों? अली के उस ठिकाने पर हर वक्त ढेरों हथियारबंद रहते हैं। सुरक्षा और चौकसी बहुत है वहाँ। वहाँ हथियार और ड्रग्स रखी जाती है। दिन हो या रात वहाँ हर पल हर वक्त चहल पहल रहती है। उधर से याकूब ने कहा, यह काम तो मुझे करना ही है। तुम कहो कि कैसे करूँ? मैं इस बारे में तुम्हारी सहायता नहीं कर सकता। किसी तरह मुझे उस ठिकाने के भीतर पहुँचा दो। ये तो मेरे लिए खतरे वाली बात हो जाएगी। तुम्हें मेरा काम हर हाल में करना चाहिए। हिंदुस्तान सरकार ऐसे ही वक्त के लिए तुम्हें मोटी तनख्वाह देती है कि ज़रूरत पड़ने पर तुम कामों को आसान बना सको। देवराज चौहान ने शांत स्वर में कहा। वो तो ठीक है, परंतु बात खुल गई तो मेरा काम हो जाएगा। देवराज चौहान खामोश रहा। ठीक है, मैं तुम्हें कुछ देर में फ़ोन करता हूँ। संबंध कट गया। देवराज चौहान ने जैदी का फ़ोन दिया और वारिस से कहा, कार को कुछ देर के लिए सड़क के किनारे लगा दो। वारिस ने मुनासिब जगह देखकर कार को किनारे पर रोका और इंजन बंद कर दिया। उसी पल जैदी के हाथ में दबा फ़ोन बज उठा। हेलो, तुम कहाँ हो? जैदी की पत्नी की आवाज़ कानों में पड़ी। कल दोपहर से गायब हो। दुकान की भी परवाह है कि नहीं? किसी औरत के साथ हो क्या? मुझे शुरू से ही तुम पर शक है कि तुम अक्सर गायब होकर किसी औरत के साथ मौज मस्ती करते हो। एक बार तुम्हें रंगे हाथ पकड़ लूँ, उसके बाद देखना मैं तुम्हारा क्या हाल करती हूँ। जैदी दो पलों के लिए सकपका उठा था। हिना, तुम ठीक मर्द नहीं हो। तुम मेरी बात तो सुनो। जैदी ने गहरी सांसें लेकर कहा। मेरी ज़िंदगी में सिर्फ तुम ही एक औरत हो जो। तुम हर औरत को यही बात कहते होगे जिससे मिलते होगे। मर्द इस तरह रातों को तभी घर से गायब रहता है जब बाहर दूसरी औरत पाल रखी हो। मेरा बाप भी ऐसे ही करता था। लेकिन मैं तुम्हें कामयाब नहीं होने दूंगी। इस बार तुम्हारी खबर लूंगी। तुम घर तो आओ। कब आ रहे हो? अभी आने में वक्त लगेगा। क्यों? तीखी आवाज़ कानों में पड़ी। दूसरी ओर से दिल नहीं भरा जो अभी भी उसके साथ चिपके? मैं किसी काम में व्यस्त हूँ। काम? तुम दुकानदारी करते हो और घर से गायब रहकर हमेशा ही कहते हो कि किसी काम में व्यस्त हो। मैं भी तो देखूंगी तुम कहाँ व्यस्त हो। ज़रा इस बार घर तो आओ, देखती हूँ तुम्हें। फ़ोन बंद हो गया। जैदी ने गहरी सांस छोड़ी और फ़ोन गोद में रख लिया।
देवराज चौहान ने उसे देखा। बीवी थी? जानता हूँ। देवराज चौहान मुस्करा पड़ा। उसे नहीं पता कि मैं क्या काम करता हूँ। जब भी घर से गायब होता हूँ वो परेशान हो जाती है, फिर मुझे परेशान करती है। देवराज चौहान खामोश रहा। कुछ देर बाद जैदी को याकूब का फ़ोन आया। बोलो। अब्दुल आज़ार रोड पर पहुंचो। वहाँ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के बाहर वारसी मिलेगा। इंतज़ार कर लेना। उसे आने में कुछ देर भी हो सकती है। वो 50 बरस का पतला लंबा व्यक्ति है और कमीज सलवार पहनता है। आंखों पर नज़र का चश्मा है। वो तुम्हें अली के उस ठिकाने के भीतर ले जाएगा जहाँ उस औरत और मर्द को रखा गया है। वो किस दम पर ले जाएगा वहाँ? जैदी ने पूछा। अली का ही आदमी है वो। लाख रुपया ले रहा है इस काम के। कैसे ले जाएगा वो भीतर? उससे बात करना। मैंने तुम लोगों को वहाँ पहुँचाने का प्रोग्राम तय कर दिया है। ठीक है, हम वारसी से मिल लेंगे। तुम्हें जो काम का है वो करना। अली के बारे में पता लगा कि वो कहाँ मिल सकता है, कहाँ उसे घेर सकते हैं। अली के उन 10 लड़कों के परिवारों के बारे में पता कर कि वो कहाँ हैं। 10 नहीं, 6 लड़कों के परिवार। एक पकड़ा गया। 3 के बारे में तुम्हें पता है, यही बताया था देवराज चौहान ने। ठीक कहा। उन 6 के बारे में पता कर। उनके नाम तेरे को बता दिए। तुम लोग उस औरत और आदमी को वहाँ से छुड़ाओगे? देवराज चौहान यही कहता है। मारे जाओगे, याकूब ने कहा और फ़ोन बंद कर दिया था उसने। जैदी ने कान से फ़ोन हटाकर वारिस से कहा, अब्दुल आज़ार रोड पर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के बाहर पहुंचना है। वारिस ने फ़ौरन कार आगे बढ़ा दी। याकूब कहता है कि अली के उस ठिकाने पर खतरा ज़्यादा है। जैदी बोला। यह खतरा उठाना पड़ेगा, देवराज चौहान ने कहा। तुम मेरे साथ मत चलना, मैं ही ठिकाने के भीतर जाऊंगा। जैदी ने कुछ नहीं कहा और बाहर देखने लगा। उनके पहुंचने के 1 घंटे बाद वारसी वहां पहुंचा था। जैदी ने उसके हुलिये से उसे पहचान लिया था। उसे कार में बैठाकर उससे बात की। वो बोला, तो तुम लोग अली के उस ठिकाने के भीतर जाकर उस औरत और आदमी को छुड़ाना चाहते हो? हाँ, और ये जाएगा भीतर। जैदी ने देवराज की तरफ इशारा किया। एक हो या दो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वारसी ने दोनों को देखा। लेकिन ये बता दूं कि अपनी कोशिश में सफल नहीं हो सकोगे। वहाँ हमेशा बहुत हथियारबंद आदमी होते हैं, मारे जाओगे। तुम इसकी फ़िक्र ना करो, देवराज चौहान ने कहा। पकड़े गए तो किसी भी हाल में मेरा नाम मत लेना कि मैं तुम्हें भीतर लाया। तुम्हारा नाम नहीं आएगा बीच में, देवराज चौहान ने कहा। लेकिन तुम मुझे कैसे लेके जाओगे भीतर? अपनी छोटी सी बंद वैन में, उसमें ले जाऊंगा। वारसी ने कहा। मैं उस वैन में वहाँ आता जाता रहता हूँ। वैन के पीछे वाले हिस्से में तुम होगे। मैं वैन खड़ी करके अपने काम में व्यस्त हो जाऊंगा। तुम बाहर निकल जाना मौका देखकर। ठीक है। हथियार के नाम पर तुम मुझे कुछ दोगे? रिवॉल्वर ले लेना, वो तो मेरे पास है। गन मिले तो ठीक रहेगा। गन का 50,000 मैं अलग से लूँगा। याकूब से ले लेना। वारसी ने गहरी निगाहों से देवराज चौहान को देखा। तुम वहाँ खून खराबा करने का इरादा रखते हो? मैं उन दोनों को छुड़ाना चाहता हूँ। अगर तुम वहाँ से निकाल दो तो मुझे ये सब करना ही ना पड़े। उन दोनों पर पहरा है। मैं तो तुम्हें भी राय नहीं दूंगा कि ये काम करने वहाँ जाओ। मुझे तो हैरानी कि तुम अकेले वहाँ जाने का हौसला कर रहे हो, जबकि तुम जैसे 20 भी वहाँ कामयाब नहीं हो सकते। वारसी गंभीर स्वर में कह उठा। कहाँ रखा है उन्हें? तहखाने में। तहखाने का रास्ता बता दो मुझे। वारसी ने देवराज चौहान को तहखाने का रास्ता समझाया। मेरी मानो तो अभी भी पीछे हट जाओ, वारसी बोला। ज़्यादा चिंता मत करो मेरी। खुशी से बुरी मौत करो। खुशी से बुरी मौत करो, मुझे क्या? चलना कब है? अभी। मरने की बहुत जल्दी है तुम्हें, वारसी ने मुस्कुराकर कहा। मेरे पास वक्त बहुत कम है। देवराज चौहान भी मुस्कुराया। अब तुम्हारे पास वक्त ही वक्त है, क्योंकि तुम मरने के लिए वहाँ जा रहे हो, वारसी ने कहा। मैं 1 घंटे बाद वैन के साथ यहाँ मिलूंगा। कहकर वारसी ने कार का दरवाज़ा खोला और उतरकर आगे बढ़ गया। कुछ पल कार में शांति रही। उसे आने दो, हम घंटा यहीं कार में ही बिताएंगे, जैदी कह उठा। मैं कुछ कहूँ? तभी वारिस गर्दन घुमाकर पीछे बैठे जैदी को देखता कह उठा। क्या? तुम घटिया इंसान हो, वारिस ने कहा। अपने साथी को अकेले खतरे में भेज रहे हो, तुम क्यों नहीं जाते? जैदी ने गहरी सांस ली, फिर क्या उठा। वहाँ खतरा ज़्यादा है तो अपने साथी को क्यों जाने दे रहे हो? इसे रोक लो, वारिस ने कहा। ये नहीं रुकता। देवराज चौहान ने सिगरेट सुलगा ली। तुम मतलब ही हो। सुना? जैदी ने देवराज चौहान को देखा। ये क्या कह रहा है? इसकी परवाह मत करो, हमारा प्रोग्राम जैसे चल रहा है वैसे ही चलेगा। फिर देवराज चौहान ने वारिस से कहा, तुम हमारी बातों में दखल मत दो, हम जो कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं। वारिस सीधा होकर बैठ गया। देवराज चौहान, जैदी ने कहा, मैं भी तुम्हारे साथ भीतर चलूँगा। तुम इसकी बातों में मत आओ। ये ठीक कहता है कि मुझे तुम्हारे साथ जाना चाहिए। मैं साथ चलूँगा। वारिस, कार को किसी पास के बाज़ार में ले लो। हमें अपना हुलिया बदलना पड़ेगा। हमें उन जैसा ही लगना है, कपड़े और चेहरा बदलना होगा। जब वे पास के बाज़ार से होकर आए तो बिल्कुल बदले लग रहे थे। उनके शरीरों पर पठानी सूट और चेहरों पर दाढ़ी चिपकी थी। अब वो दोनों स्थानीय लोगों की तरह लग रहे थे। वारसी वहाँ अपनी छोटी सी वैन के साथ खड़ा मिला। दोनों को देखते ही बोला, ये तुम दोनों ने ठीक किया। तुम्हारे इसी हुलिये के लोग अली के ठिकाने पर हैं।
मैं भी भीतर जाऊंगा, जैदी बोला। मुझे कोई ऐतराज़ नहीं। वारसी ने वैन का पीछे वाला दरवाज़ा खोला। सामने ही गन पड़ी दिखी। ये लोडेड गन है। एक और नहीं मिल सकती? जैदी ने कहा। एक कहा था, एक ही का इंतज़ाम करके लाया। चलें, भीतर घुस जाओ। वहाँ पहुँच मैं वैन को ऐसी जगह खड़ा करूँगा कि तुम लोगों को बाहर निकलने में ज़्यादा परेशानी ना हो। देवराज चौहान कार में बैठे वारिस के पास पहुँचा और नोट निकालकर उसे दिए। तुम हमारे काफ़ी काम आए। देवराज चौहान ने आभार भरे स्वर में कहा। नोटों को संभालता जेब में रखता वारिस कह उठा, अपना ध्यान रखना। देवराज चौहान मुस्कुराया। मैं कहीं जा नहीं रहा, वारिस बोला। तुम लोगों के इंतज़ार में बाहर ही कहीं रहूँगा। तुम्हारी इच्छा, देवराज चौहान ने कहा और वैन की तरफ बढ़ गया। वारिस के देखते ही देखते देवराज चौहान और जैदी उस छोटी वैन के पीछे वाले दरवाजे से भीतर प्रवेश कर गए। वारसी ने दरवाज़ा बंद किया और वैन की ड्राइविंग सीट पर बैठकर वैन आगे बढ़ा दी। वारिस ने अपने कार वैन के पीछे लगा दी। फाटक पर दो गनमैन खड़े थे। फाटक के भीतरी तरफ एक पक्का कमरा बना हुआ था जो कि गनमैनों के आराम करने के लिए था। वारसी ने फाटक पर वैन को रोका और हॉर्न बजाया। उसकी वैन को पहचानते थे गनमैन। उसी पल फाटक का एक पल्ला खोल दिया गया। वैन भीतर प्रवेश कर गई। भीतर सीधा चौड़ा रास्ता जा रहा था। दाईं तरफ इमारत बनी थी तो बाईं तरफ हटकर बनी चार दीवारी के साथ कमरों की कतारें बनी दिख रही थी। हथियारबंद आदमी यहाँ वहाँ आ जा रहे थे। लगभग हर किसी के कंधे पर गन कसी थी। वारसी वैन को सीधा लेता चला गया। इमारत के पीछे वाले हिस्सा बड़े मैदान जैसा था। कई जगह पेड़ लगे हुए थे। वहाँ 8-10 कारें, जीप, टेम्पो और मिनी ट्रक खड़े थे। एक टेम्पो पर लकड़ी की पेटियां लादी जा रही थी। हर कोई अपने काम में व्यस्त दिख रहा था। वारसी ने एकांत सी जगह पर जीप रोकी और इंजन बंद करके बाहर निकला। उसका चेहरा सामान्य था। इधर उधर नजरें दौड़ाते वारसी ने वैन के पीछे के दरवाजे की कुंडी खोली और आगे बढ़ गया। तभी सामने एक आदमी उसकी तरफ आता दिखा। वारसी ने उसे देखकर हाथ हिलाया। फिर वे मिले और बातें करते एक तरफ बढ़ गए। वैन के भीतर घुप अंधेरा था। हाथ को हाथ महसूस नहीं हो रहा था। देवराज चौहान और जैदी एक दूसरे को देख भी नहीं पा रहे थे, परंतु बाहर से कुंडी खोले जाने की आवाज़ सुनकर वे समझ गए कि अली के ठिकाने पर आ पहुंचे। वारसी के कदमों को उन्होंने दूर जाते महसूस किया। दूर से आती मध्यम सी आवाज़ें उनके कानों में पड़ रही थीं। पता नहीं कैसी वैन है, रोशनी की एक लकीर भी कहीं से नहीं आ रही, जैदी बोला। देवराज चौहान आहिस्ता आहिस्ता आगे सरका और दरवाजे के पास पहुंच गया। कुछ पल दरवाजे पर कान लगाए बाहर के आटे लेता रहा। बाहर करीब से उड़ती हुई कोई आवाज़ उसे महसूस न हुई। देवराज चौहान ने हाथ की उंगली से दरवाजे को इंच भर बाहर की तरफ ढकेला तो रोशनी की पतली सी लकीर वैन के भीतर प्रवेश कर गई। देवराज चौहान ने झिर्री पर आंख लगाकर बाहर देखा। दूर आते जाते आदमी दिखे। इस तरफ किसी का ध्यान नहीं था। रास्ता साफ है, देवराज चौहान ने आहिस्ता से कहा। तुम्हें तहखाने का रास्ता याद है जो वारसी ने समझाया था? जैदी ने पूछा। याद है। गन एक ही है, इसे मैं ले लूँ? ले लो, मेरे पास रिवॉल्वर है। यहाँ काफ़ी ज़्यादा लोग हैं, देवराज चौहान ने कहा। इसमें कोई शक नहीं कि हंगामा हुआ तो हम बचेंगे नहीं। इतने लोगों का मुकाबला नहीं किया जा सकता। तो हम वैन में ही रहते हैं। वारसी आएगा और वैन लेकर चल देगा, हम बाहर निकल जाएंगे। तुम वारसी के साथ जाना, मैं जो करने आया हूँ वो करके ही जाऊँगा। पता नहीं तुमने मोना चौधरी में क्या देखा है, क्या वो खूबसूरत है? इस नज़रिए से मैंने उसे कभी नहीं देखा। ये तो हैरानी वाली बात कह दी तुमने। तभी देवराज चौहान ने उंगली से पल्ले को ढकेला तो वो फुट पर खुल गया। अब काफ़ी कुछ स्पष्ट दिखाई देने लगा। जैदी ने गन हाथों में ले ली। यही वो वक्त था जब दूसरी तरफ से एक आदमी हाथ में गाड़ी की चाबी थामे आ रहा था। उसे वहाँ खड़ी कार लेकर जाना था। अचानक उसकी आंखें वैन के पीछे वाले दरवाजे को खोलते पाकर सिकुड़ी। करीब आता वो वैन को ही देखता रहा। कुछ पास पहुंचा तो वैन से किसी को झांकते पाया। फिर देवराज चौहान से उसकी नज़रें मिली। क्यों भैया, तुम वैन के भीतर क्या कर रहे हो? वो एकाएक दरवाजे के पास पहुंचकर बोला। देवराज चौहान मुस्कुराया और पूरा दरवाज़ा खोलता कह उठा। चेक कर रहा था। क्या? यही कि यहाँ कितने आदमी हैं, क्या हो रहा है यहाँ पर? कि तभी तुम आ गए, शांत स्वर में कहते देवराज चौहान बाहर आ गया। तब उस आदमी की निगाह जैदी पर पड़ चुकी थी, जिसके हाथों में गन थी। रुख उसकी ही तरफ था। ये क्या कर रहे हो तुम दोनों? उस व्यक्ति के होंठों से निकला। मरना चाहते हो? देवराज चौहान ने पूछा। क्या? वो अचकचाया। मरना चाहते हो तो यहीं खड़े रहो, जिंदा रहना चाहते हो तो वैन के भीतर चले जाओ। लेकिन वो गन चला देगा, देवराज चौहान ने जैदी की तरफ देखकर कहा। वो परेशान सा बारी बारी दोनों को देखने लगा। मैं गोलियां चला रहा हूँ, जैदी बोला। मत चलाना, मैं भीतर आ रहा हूँ, उसने घबरा कर कहा और फौरन वैन के भीतर जा बैठा। देवराज चौहान ने वैन का दरवाज़ा बंद कर दिया। वैन के भीतर से खड़खड़ की आवाज़ें उभरी, सिसकारी सुनाई दी। फिर सब कुछ शांत पड़ गया। अगले ही पल दरवाज़ा खुला और जैदी बाहर निकल आया। गन हाथ में थी। दरवाज़ा बंद करते देवराज चौहान ने भीतर जाकर तो उस आदमी को बेहोश पड़े देखा। गन कंधे पर टांग लो। यहाँ सब ने गन को कंधे पर ही लटका रखा है, देवराज चौहान बोला। नजरें दौड़ाते जैदी ने गन को कंधे पर लटका लिया। आओ, देवराज चौहान ने कहा और दोनों आगे बढ़ गए।
यहाँ के लोगों ने कमीज सलवार पठानी कपड़े पहन रखे थे। वो दोनों भी इसी हुलिये में थे। ऐसे में उनका दूसरों की नज़रों में खटकना आसान नहीं था। सामने ही एक टेम्पो पर लकड़ी की पेटियाँ लादी जा रही थीं। इन पेटियों में हथियार हैं। कैसे अंदाज़ा लगाया? देवराज चौहान बोला। ड्रग्स होती तो ये बहुत भारी होती। हथियारों की पेटियाँ हल्की होती हैं। एक आदमी आसानी से एक पेटी उठा रहा है। दोनों इमारत की तरफ बढ़ते रहे। हम कहाँ जा रहे हैं? जैदी ने पूछा। इमारत के भीतर। पता नहीं क्या होने वाला है, जैदी कह उठा। वे इमारत के बड़े से रास्ते पर पहुंचे जहाँ फाटक लगा था। भीतर प्रवेश कर गए। वहाँ रास्ते दाएं बाएं और एक सीधा जा रहा था। वे सीधे रास्ते पर बढ़ते चले गए। तुम्हें रास्ता पता है? जैदी फुसफुसाया। नहीं, हमें पहले यहाँ के हॉल में पहुँचना है जिसके बारे में वारसी ने बताया था। दोनों बिना रुके आगे बढ़ रहे थे। गैलरी जिधर मुड़ रही थी वो उधर ही चले जा रहे थे। कई लोगों ने आते जाते उन्हें देखा परंतु परवाह नहीं की उनकी। जल्दी उस गैलरी ने उन्हें एक बड़े हॉल में पहुंचा दिया। वहाँ 3-4 लोग ही थे। गने उनके कंधों पर थी। वे कुर्सियों पर बैठे हंस रहे थे, बातें कर रहे थे। देवराज चौहान और जैदी ठटके। देवराज चौहान ने एक तरफ दिखाई दे रहे हॉल के प्रवेश द्वार को देखा, फिर उसकी निगाह घूमती हुई एक दरवाजे पर जा टिकी जो कि बंद दिखाई दे रहा था। देवराज चौहान बोला, हमें उस दरवाजे पर जाना है, वो तहखाने का रास्ता है। पक्का? वारसी ने जो बताया था उसी के हिसाब से कह रहा हूँ। आओ। देवराज चौहान आगे बढ़ा। वारसी भी चलने को हुआ कि ठिठक गया। ए सुनो, उन चारों में से एक ने आवाज़ लगाई। तुम दोनों को पहले कभी नहीं देखा। कौन हो? मुल्ला, जैदी के होंठों से निकला। कहाँ से आए हो? खुशाब में अली के ठिकाने पर रहते हैं। देवराज चौहान बोला। इधर काम से आए हैं। उस तरफ कहाँ जा रहे हो? हमसे इस तरह पूछताछ मत करो। देवराज चौहान बोला। अली के खास हैं हम। तभी दूसरा आदमी उठा और कंधे से गन उतारकर उनकी तरफ बढ़ता कह उठा, वहाँ कहाँ जा रहे हो? परसों 2 कैदी लाए थे, आदमी और औरत। उनसे कुछ पूछने आए हैं। देवराज चौहान ने कहा। हम उनकी पहरेदारी के लिए आए। वो पास आ पहुंचा था। हमें नहीं बताया कि कैदियों से मिलने कोई आ रहा है। पूछ लो। पूछना ही पड़ेगा। उसने गर्दन घुमाकर अपने साथियों से कहा, बाहर से पता करके आओ। क्या हम पर भरोसा नहीं? जनाब, अली के आदेश हैं कि उन दोनों कैदियों की सख्त निगरानी रखनी है। जा पूछ क्या। कुर्सी पर बैठा वो आदमी उठा और बाहर जाने वाले दरवाजे की तरफ बढ़ गया। जैदी समझ गया कि अब गड़बड़ हो गई है। उसने देवराज चौहान को देखा। तब तक देवराज चौहान फुर्ती दिखा चुका था। उसने साइड से कमीज के भीतर हाथ डाला और सलवार में फंसी रिवॉल्वर निकाल ली। साइलेंसर उस पर तब से ही चढ़ा हुआ था, तब जब शेर खान को मारा था। दरवाजे की तरफ जाते आदमी का निशाना लेकर ट्रिगर दबा दिया। पिट्टी की हल्की सी आवाज़ हुई और गोली उसके सिर में जा लगी। वो नीचे जा गिरा। पास खड़ा गनमैन ये होते देखकर चौंका। उसने उसी पल गन सीधी करना चाहिए, परंतु जैदी ने अपने हाथ में थमी गन की नाल की चोट उसकी कनपटी पर की। वो बिलबिला उठा। तभी देवराज चौहान ने जूते की ठोकर उसकी गन पर मारी तो गन हाथ से छूट गई। फिर जैदी ने गन उसके सीने से सटा दी। वो घबराया सा जैदी को देखता रह गया। हिम्मत! जैदी वहशी स्वर में गुर्रा उठा। तब तक देवराज चौहान बाकी दोनों आदमियों का निशाना ले चुका था। वक्त ने खतरनाक रुख की तरफ करवट ले ली थी। कोई वहां आ जाता तो लाशें देखकर कोहराम मचा देता। ठिकाने पर आकर कोई इस तरह लाशें बिछा दे, ये तो किसी ने सोचा भी नहीं था। उस स्थिति में इनका बचना भी संभव नहीं था। लेकिन अभी तक कोई नहीं आया था। जैदी ने अभी तक उस व्यक्ति की छाती से गन सटा रखी थी। वो घबराया सा सीधा खड़ा था। तू इसे लेकर तहखाने वाले कमरे में चल। दरवाज़ा खुलवा, मैं लाशें लेकर आता हूँ। देवराज चौहान बोला। ज़रूरी है लाशें लाना? किसी की नज़र लाशों पर पड़ गई तो हम बचेंगे नहीं, कहकर देवराज चौहान लाशों की तरफ बढ़ गया। जैदी ने गन सटाए उस व्यक्ति से कहा, मरना चाहता है या तहखाने वाले कमरे में चलेगा? सर में मौत के भाव थे। चलूंगा, वो कांपता से कह उठा। चल। दोनों तहखाने वाले उस कमरे के सामने जा पहुंचे। दरवाज़ा भीतर से बंद था। जैदी के इशारे पर उस आदमी ने दरवाज़ा खटखटाया। कौन है? भीतर से आवाज़ आई। मैं हूँ, खोल, उस आदमी ने घबराए स्वर में कहा। फौरन ही दरवाज़ा खुल गया। दरवाज़ा खोलने वाला थुल सा आदमी था। उसकी नज़र जैदी और गन पर पड़ी तो वो चौंका। उसने जल्दी से दरवाज़ा बंद करना चाहा, लेकिन जैदी ने दरवाजे में जूता फंसाया और ज़ोर से दरवाजे को धक्का दिया। इस दौरान उसकी नज़र गनमैन पर भी थी कि वो कोई चालाकी ना कर दे, उस पर झपट ना पड़े। दरवाज़ा थोड़ा सा खुल गया था। भीतर वाला लड़खड़ाकर 1-2 कदम पीछे हुआ था। वहीं खड़ा रहे, हिम्मत! जैदी गन थामे गुर्रा उठा। भीतर वाला वहीं ठिठका खा जाने वाली निगाहों से जैदी को घूरने लगा। चल भीतर, जैदी ने गनमैन से कहा। गनमैन शराफत से भीतर प्रवेश कर गया। जैदी ने भी गन थामे भीतर प्रवेश किया। दोनों के प्रति वो सतर्क था। उन दोनों की निगाहें आपस में मिली। कुछ भी किया तो तुम दोनों को शूट कर दूंगा, जैदी गुर्राया। कौन है ये? थुल ने जैदी को घूरते गनमैन से पूछा। मालूम नहीं, कैदियों को पूछ रहे हैं। ये 2 हैं, बाहर 3 को मार दिया है। मार दिया? गोली की आवाज़ तो नहीं आई? वो अब आएगी। गन थामे जैदी खतरनाक स्वर में बोला, जब तुम दोनों मरोगे। तभी देवराज चौहान वहां पहुंचा।
2 लाशों को टांगों से घसीटता इधर लाया था। लाशों को भीतर लो। देवराज चौहान ने दोनों को वहीं छोड़ा और तीसरी लाश लेने चला गया। सुना नहीं तूने? जैदी गनमैन पर गुर्राया। लाशों को भीतर ले। गनमैन ने दोनों लाशों को उस कमरे में लिया। थुलथुल आदमी ने लाशें देखी तो घबरा उठा। वो बोला, तुमने इन्हें मार दिया, बचोगे नहीं, तुम भी मारे जाओगे। जैदी ने गन उसकी तरफ की और गुर्रा उठा। तू अपनी सोच। थुलथुल आदमी घबरा उठा। गनमैन सहमा सा खड़ा था। उसके साथियों की लाशें सामने पड़ी थी। देवराज चौहान तीसरी लाश भी ले आया और दरवाज़ा बंद किया। रिवॉल्वर निकालकर हाथ में ली। फिर उसने गनमैन और थुलथुल आदमी को देखने के बाद कमरे में निगाह डाली। साधारण सा कमरा था ये। चाय वगैरह बनाने के सामान के अलावा एक चारपाई बिछी हुई थी। तहखाने में जाने का रास्ता कहाँ है? देवराज चौहान ने दोनों को देखकर कठोर स्वर में कहा। गनमैन और थुलथुल की नज़रें मिली। जैदी ने एक कदम आगे बढ़ाया और थुलथुल की छाती पर गन रख दी। मैं बताता हूँ रास्ता, थुलथुल व्यक्ति ने जल्दी से कहा और चारपाई के पास जा पहुंचा। उसने चारपाई को सरकाकर एक तरफ किया तो नीचे फर्श पर 5 फीट लंबा और 4 फीट चौड़ा एक ढक्कन दिखा, जो कि फर्श के साथ ही सटा हुआ था और उसे ऊपर उठाने के लिए कुंडा लगा दिखा। यहाँ सीढ़ियाँ हैं, थुलथुल ने जल्दी से कहा। खोल इसे। थुलथुल ने कुंडा पकड़ा और ढक्कन ऊपर उठाकर उस दूसरी तरफ पलट दिया। अब वहाँ नीचे जाने को सीढ़ियाँ दिखाई दे रही थीं। वहाँ अंधेरा था। चलो, तुम लोग आगे चलो। गनमैन आगे बढ़ा, परंतु अगले ही पल वो देवराज चौहान पर झपट पड़ा। देवराज चौहान जोरों से लड़खड़ाया। हाथ में दबी रिवॉल्वर उसके हाथ से छूटकर नीचे गिरी। तभी गनमैन का घूंसा देवराज चौहान के पेट में पड़ा। देवराज चौहान के होठों से मध्यम सी कराह निकली। गनमैन ने सिर की जोरदार टक्कर देवराज चौहान के माथे पर मारी। देवराज चौहान का सिर झंझना उठा। यह देखकर जैदी चौंका, परंतु तब तक थुलथुल ने हिम्मत दिखा दी और जैदी पर झपट पड़ा था। उसने जैदी की गन को पकड़ लिया था और उसे छीनने की चेष्टा करने लगा। तभी जैदी ने टांग उठाकर जूते की ठोकर उसके पेट में मारी, परंतु थुलथुल पर उस ठोकर का कोई असर नहीं हुआ। अलबत्ता ठोकर की वजह से गुस्से में भर उठा वो जैदी को ढकेलता हुआ दीवार तक ले गया और धड़ाम से दीवार से सटा दिया। गन पर दोनों के 2-2 हाथ जमे थे। थुलथुल आदमी गन को उसके गले में फंसाकर दबा देने की कोशिश में था। उधर अपने से उलझे देवराज चौहान ने एकाएक अपनी बाँह गनमैन के गले में फंसाकर टाइट कर दी। गनमैन झटपटा उठा। अगले ही पल देवराज चौहान ने बाँह को तीव्रता से खास अंदाज में झटका दिया। कड़ाक! मध्यम सी आवाज उभरी, गले की हड्डी टूटने की, और उसका शरीर ढीला पड़ता चला गया। बाँह में फंसा गनमैन का शरीर गुड़मुड़ सा होता नीचे गिरता चला गया। उसकी गर्दन लंबी सी होकर एक तरफ ढुलकी हुई थी। देवराज चौहान ने जैदी और थुलथुल आदमी की तरफ देखा। थुलथुल व्यक्ति हाथ में दबी गन को जैदी की गर्दन तक ले आया था और अब गर्दन दबानी शुरू कर चुका था। जैदी खुद को बचाने की चेष्टा कर रहा था, परंतु थुलथुल के सामने वो कमज़ोर पड़ रहा था। देवराज चौहान तुरंत नीचे गिरी पड़ी रिवॉल्वर के पास पहुंचा और उसे उठाकर घूमा और थुलथुल के सिर से नाल सटाते हुए ट्रिगर दबा दिया। पिट्ट की आवाज़ के साथ ही वहाँ खून के छींटे बिखरे। देवराज चौहान के चेहरे पर छींटे पड़े और दीवार पर भी। इसके साथ ही थुलथुल की टांगें मुड़ती चली गई। गन पर से पकड़ छूट गई और वो नीचे जा गिरा। सिर से बहता खून सीमेंट के उस कच्चे फर्श को रंगने लगा था। जैदी गहरी गहरी सांसें लेने लगा। गन उसके हाथ में थी। कमरे में 5 लाशें पड़ी थी। खतरा अभी सिर पर था। बहुत ताकतवर था ये। जैदी की सांसें अब संयंत्र हो चुकी थी। आओ, देवराज चौहान धीमे स्वर में बोला और तहखाने की सीढ़ियों की तरफ बढ़ा। जैदी गन थामे आगे बढ़ा। देवराज चौहान सीढ़ियाँ उतरने लगा। सीढ़ियों पर अंधेरा था, परंतु कुछ नीचे रोशनी दिखाई दे रही थी। जैदी उसके पीछे था। वे आखिरी सीढ़ी पर पहुंच गए जहाँ मध्यम सी रोशनी थी। सामने ही हॉल जैसी जगह थी, परंतु वो जगह किसी जेल खाने जैसी थी। हॉल में जगह जगह मजबूत लोहे की सलाखों के पिंजरे रखे हुए थे। 4 फीट चौड़े और 6 फीट ऊंचे कतार में थे वो पिंजरे। जाहिर था कि वो जगह कैद खाने के तौर पर इस्तेमाल होती थी। सन्नाटा छाया हुआ था वहाँ। दोनों की निगाह पिंजरों पर घूम रही थी। यहाँ कोई पहरेदार नहीं दिख रहा, जैदी ने धीमे स्वर में कहा। शायद कोई पहरेदार ना हो, देवराज चौहान भिजे स्वर में बोला। पिंजरे खाली नजर आ रहे हैं। तुम्हारी मोना चौधरी और महाजन कहाँ हैं? जैदी ने कहा। यहीं होंगे, कहकर देवराज चौहान आगे बढ़ा। जैदी उसके पीछे चल पड़ा। वे सतर्कता से आगे बढ़ रहे थे। पिंजरों के बीच से निकलते दूसरी तरफ जा रहे थे, तभी मध्यम सी आहट उनके कानों में पड़ी। वो सतर्क हुए, ठिठक गए। दोनों की नज़रें मिली। जैदी ने आहट वाली दिशा की तरफ इशारा किया। देवराज चौहान पहले ही जान चुका था कि आहट उधर से आई है। उसने जैदी को वहीं रहने का इशारा किया और खुद साइलेंसर लगी रिवॉल्वर थामे बिल्ली की तरह दबे पांव आगे बढ़ने लगा। आसपास पिंजरे थे। हर तरफ पिंजरों की मोटी सलाखें ही नजर आ रही थीं। देवराज चौहान 8-10 कदम ही आगे गया होगा कि तभी उसकी कमर से नाल आ लगी। उसी पल ठिठक गया देवराज चौहान। 2 पल खामोशी से बीत गए। रिवॉल्वर फेंक। पीछे से उसके कानों में घुर्राहट भरी आवाज़ पड़ी। देवराज चौहान ने सामने की तरफ रिवॉल्वर गिरा दी। सीमेंट के फर्श पर रिवॉल्वर गिरने का तेज स्वर उभरा।
देवराज चौहान जानता था कि जैदी ने यह आवाज़ अवश्य सुनी होगी। जब तुम ऊपर कमरे में कोई गड़बड़ कर रहे थे, मैं तभी सतर्क हो गया था कि कुछ होने वाला है। वही गुर्राती आवाज़ कानों में पड़ी। क्या किया तुमने ऊपर वाले आदमी का? नीचे आए हो तो जाहिर है कि वो तुम्हें रोकने के काबिल नहीं रहा होगा। देवराज चौहान चुप रहा। कौन हो तुम? बाहर का कोई आदमी यहाँ तक नहीं आ सकता। घूमो, अपना चेहरा दिखाओ। देवराज चौहान शांत भाव से घूमा। वो 30 वर्ष का युवक था। उसके हाथ में गन थी, जिसका रुख देवराज चौहान की तरफ था। मैंने तुम्हें पहले नहीं देखा, वो दांत भींच कर बोला। देवराज चौहान उसे देखता रहा। मुझे लगा था कि तुम दो हो, लेकिन तुम एक ही निकले। वो खतरनाक स्वर में कह उठा। क्यों आए हो यहाँ? हम दो ही हैं। तुम्हें धोखा यहीं नहीं हुआ था, देवराज चौहान बोला। दो? दूसरा कहाँ है? वो एकाएक सतर्क हो गया। होंठ भिज गए। तुम्हारे पीछे। वो उसी पल फुर्ती से गन थामे पीछे की तरफ घूमा। पीछे कोई नहीं था, परंतु उसे वापस पलटने का मौका नहीं मिला। तब तक देवराज चौहान उस पर छलांग लगा चुका था। दोनों पहले आपस में टकराए, फिर पिंजरे से टकराए और नीचे गिरते चले गए। तब तक जैदी पास आ पहुंचा था। उसने फुर्ती से गन उस आदमी की छाती पर रख दी। देवराज चौहान उसके ऊपर से उठा और उस तरफ बढ़ गया जहां रिवॉल्वर गिराई थी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं सबसे बड़ा हमला के अगले भाग में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।